हेलो, गुड इवनिंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? आई होप सारे लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे क्योंकि एग्ज़ाम को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत नज़दीक आने वाला है। ठीक है, आज से 1 दिसंबर ऑलरेडी हो चुकी है, तो अपनी तैयारी पे थोड़ा ज़ोर पकड़ लीजिए, अच्छे से सारी चीज़ों को कवर कीजिए। ठीक है, और पेपर 1 पे भी साथ ही साथ ज़्यादा फोकस कीजिए। आई मस्ट से आप पेपर 1 की अगर मैं बात करूँ और फॉर द पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स, आप रोज़ एक आज से डीआई सॉल्व कीजिए क्योंकि 5 क्वेश्चंस वहाँ से आने आपके कंपलसरी हैं। ठीक है, वहाँ से आएंगे तो आप कम से कम 30 से 40 डीआई जब सॉल्व कर लेंगे और एग्जाम में बैठेंगे तो आपको कुछ न्यू नहीं लगेगा। ठीक है, वो आपकी स्पीड बन जाएगी, कंसिस्टेंसी बन जाएगी, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी उस टाइम में। ठीक है, तो ये एक अपनी हैबिट बना लो और बाकी जो रिसर्च का है, रिसर्च का पोर्शन पे थोड़ा ध्यान दो, वहाँ से क्वेश्चंस अच्छे आते हैं और ये सारे एरियाज पे क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उस पर थोड़ा सा फोकस करना। बाकी हम इस वीडियो में आज में कवर कर रहे हैं इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट्स के बारे में, जिसमें हमने ऑलरेडी स्टेट के बारे में समझा, नेशन स्टेट के बारे में समझा, स्टेट और नेशन में क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये सारी चीज़ें समझी। ठीक है, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी डायरेक्शन है, वो है नॉन स्टेट एक्टर्स। इन सारी चीज़ों को समझना और पावर के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन आई मस्ट से किसको अच्छे से समझ लेना, इनका रोल क्या रहता है नॉन स्टेट एक्टर्स का, किस तरीके से ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इनका इंटरनेशनल रिलेशनशिप में रोल क्या होता है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन जाता है आपके एग्ज़ाम के लिए, और यहाँ से कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं। ठीक है, सो विदाउट डिलेइंग आज की इस वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम नॉन स्टेट एक्टर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमें पहले डेफिनेशन देखेंगे। नॉन स्टेट एक्टर्स आर एंटिटीज दैट पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स विदाउट पोजेसिंग स्टेटहुड। देखो, नॉन स्टेट एक्टर्स वो लोग होते हैं या फिर वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जिनके पास कोई स्टेटहुड का टैग नहीं होता है। ठीक है, ये नहीं होता है कि ये पर्टिकुलर नेशन से या पर्टिकुलर कंट्री से जुड़े हुए लोग हैं जो ये मुद्दा उठा रहे हैं। ये वर्ल्ड वाइड कोई भी हो सकता है। ठीक है, इनके बहुत बड़े बड़े नेटवर्क्स हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं जो क्या करती हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस को या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को शेप करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। ठीक है, ये पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जैसे कि हम लोग कल को जाकर बहुत बड़े एक तरीके से स्कॉलर्स ही बन जाएंगे, पीएचडी करेंगे जेआरएफ क्वालिफाई हो जाने के बाद, तो जो हमारी पॉलिसीज़ होंगी, जो हमारी सोच होगी, या हम कभी किसी एनजीओ के साथ मिलकर काम करेंगे, तो ये क्या है, ये एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करेगी आगे चल के कोई भी चीज़ों को, पॉलिटिक्स को समझने में, कोई भी पॉलिसी को, गवर्नमेंट में अगर आप चले गए, ठीक है, तो वहाँ पे आपकी पॉलिसीज़ को शेप करने में बहुत ज़्यादा ये क्या करेगी, हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो हम नॉन स्टेट एक्टर्स उन्हीं एंटिटीज़ को कहते हैं, ठीक है, जो कि पार्टिसिपेट तो करती हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, लेकिन उनके पास कोई स्टेटहुड का टैग नहीं होता है कि जैसे इंडिया से आए हैं ये, जापान के हैं ये, कहीं और के हैं। ठीक है, ऐसा कोई स्टेटहुड का उनके पास कोई भी पोजेशन नहीं होता है। साथ में जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं उसमें देखो क्या क्या हो सकता है, उसमें ऑर्गेनाइजेशन हो सकती हैं, कोई भी कॉरपोरेशन हो सकते हैं, नेटवर्क हो सकते हैं, इंडिविजुअल और ग्रुप भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं, सारे नहीं, मतलब यहाँ पे एग्जांपल दे गए, इंडिविजुअली ये सारी चीज़ें हो सकती हैं जो क्या करती हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स का रोल प्ले करते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ, भारत में अगर मान लो सरकार कोई भी किसान के फेवर में या फिर उनके अगेंस्ट कोई भी लॉ या बिल लेकर आती है, तो बहुत सारे अकाली दल वगैरह हो गया, ठीक है, जहाँ से मुझे रिमेंबर कर पा रही हूँ, और भी सारे बहुत छोटे छोटे हर प्रदेश में क्या बने हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बने हैं जो किसानों के हित के लिए या फिर किसानों के जितने भी हक होते हैं, राइट्स होते हैं, उनको वो क्या करते हैं, अपग्रेड करते हैं, उनको अपलिफ्ट करते हैं, और सरकार को धरना प्रदर्शन के माध्यम से क्या बताते हैं, अपना विरोध या फिर अपना फेवर जताते हैं। ठीक है, तो ये जो सारी ऑर्गेनाइजेशन है, ये चाहे वो कॉरपोरेशन हो गए, फिर चाहे एनजीओज हो गए, चाहे इंडिविजुअल्स हो गए, ग्रुप हो गए, जब ये सामने आते हैं तो ये क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे मैं इंडिविजुअली मैंने जो एग्जांपल दिया वो एक नेशन का है, इंडिया का था, इंडिया पर्सपेक्टिव से था, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ऐसे बड़े बड़े कॉरपोरेशन होते हैं, बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ठीक है, जैसे आपने एमनेस्टी इंटरनेशनल का नाम सुना होगा, आईएमएफ का नाम सुना होगा, डब्ल्यूटीओ का नाम सुना होगा, ये सारी तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ अलग भी लोग क्या करते हैं, अपने बहुत बड़े ग्रुप्स बना लेते हैं जो इनकी स्टडी करते हैं, डिटेल स्टडी करते हैं, आर्टिकल्स वगैरह निकालते हैं अपने। ठीक है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन होती है या फिर ग्रुप्स होते हैं, आर्टिकल निकालते हैं कि अगर डब्ल्यूटीओ ने ये फैसला ले लिया तो ये फैसला गलत है या सही है। ठीक है, फिर वो अपने
आर्टिकल्स के थ्रू, वॉइस के थ्रू, या फिर पीसफुल प्रोटेस्ट के थ्रू क्या करते हैं, सरकार में धरना प्रदर्शन करते हैं, और कभी कभी सरकार को इन सारी चीज़ों के डिमांड के आगे झुकना पड़ता है। ठीक है, तो आप समझ गए नॉन स्टेट एक्टर्स किस तरीके से काम करते हैं और ये किस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। लेकिन उनके पास कोई भी एक नेशन से नहीं निकले होते हैं, कोई पर्टिकुलर जगह के नहीं होते हैं, ये कहीं से भी हो सकते हैं। अगर मैं चाहूँ तो अमेरिका में अगर कोई एनजीओ चल रहा है तो मैं ये मुझे इतना अभी बहुत ज़्यादा मिल गई है, सुविधा मिल गई है कि मैं इंटरनेट के थ्रू या फिर जो सोशल मीडिया है उसके थ्रू मैं वहाँ की पार्टिसिपेंट बन जाऊँ। ठीक है, हो सकता है मैं एक्टिवली वहाँ पे इन्वॉल्व हो जाऊँ सोशल मीडिया पे, और जो जो कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके फेवर में बहुत सारी चीज़ें लिख रही हूँ, उसको प्रमोट कर रही हूँ। ऐसा इंडिया में भी होता है, बहुत सारे फॉरेन नेशन के जो लोग हैं वो इंडिया में अपना फंड देते हैं एनजीओज को, और इंडिया में जो लोग हैं वो फंड रेज करने के लिए बाहर के बैंक्स अकाउंट जो उनके होते हैं वहाँ से क्या करवा लेते हैं, मतलब ओपन कर देते हैं कि आप अपना डोनेशन हमें दे सकते हो, ताकि हम जो ऑर्फनेज हैं वो चला सकें, ओल्ड एज हमको वो लोग डोनेशंस देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो इसमें जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं उनका रोल क्या होता है, तो ये इन्फ्लुएंस करते हैं इंटरनेशनल डिसीजन मेकिंग को। ठीक है, मतलब इंटरनेशनली कोई फैसला लिया जा रहा है तो उसको ये प्रॉपरली क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर मैं इंटरनेशनल एक एग्जाम्पल निकाल पा रही हूँ, तो अगर सोचो यूनाइटेड नेशन ने अगर एक वो निकाल लिया, कल से एक फरमान निकाला या फिर कल से एक लॉ बनाया कि जितने भी होमलेस पीपल हैं अराउंड द वर्ल्ड जहाँ पे भी हैं, वो सारे लोगों को हम पकड़ेंगे, डिटेन करेंगे और उनको अरेस्ट करके जेल में डाल देंगे। ठीक है, मतलब उनको सड़कों पे नहीं रहने देंगे, क्योंकि सड़क का माहौल ख़राब कर रहे हैं, सड़क पे ये लोग कचरा फैला रहे हैं, तो हम ये काम करेंगे। ठीक है, तो आप देखोगे कि पूरे दुनिया भर में जितने भी ह्यूमन राइट्स के एक्टिविज़म हैं, जितने भी एक्टिविस्ट हैं, और जितने भी ह्यूमन राइट्स वाले एनजीओज हो गए, जितने भी वर्ल्ड की बात कर रही हूँ, वो सारे के सारे इकट्ठे हो जाएंगे और फिर क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, सड़कों पर उतर आएंगे, अपनी अपनी सरकार के खिलाफ डिमांड करेंगे। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, आप सरकार पे दबाव बनाओ। तो क्या होगा, इवेंचुअली जो सरकार होगी या फिर जो यूएन होगा उसको ये विड्रॉ करना पड़ेगा, जो भी अपना डिसीजन है कि उन्होंने जितना बोला कि जितने होमलेस पीपल है उनको वो अरेस्ट कर लेगी, क्योंकि एक डिमांड बन के आ रही है पूरे वर्ल्ड से। और जब भीड़ है, पूरी दुनिया भर की जो भीड़ सड़कों पे उतर आएगी, तो उसको काबू करना भी क्या हो जाएगा, बेकाबू हो जाएगा। ठीक है, और इसको इवेंचुअली किसको नुकसान पहुंचाएगा, गवर्नमेंट को, इंस्टीट्यूशन को, प्रॉपर्टी को। ठीक है, तो ये सब चीज़ें नहीं चाहती है कोई भी सरकार के उनकी कंट्री में कोई कैसा भी क्योस हो, तख्ता पलट हो, सरकार को ही मार डालें। ठीक है, क्योंकि भीड़ के पास ना कोई दिमाग नहीं होता, मतलब भीड़ भीड़ ही होती है, उसके सामने जो आएगा उसको मार दिया। बाद में सोच पाते होंगे वो लोग, पता नहीं रिग्रेट करते भी होंगे, बाद में नहीं करते होंगे, लेकिन वो सोचते तो होंगे कि गलत किया। लेकिन जब वो भीड़ में होते हैं, आक्रोश में होते हैं, तो उनको सही गलत नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं इंटरनेशनल पॉलिसीज़ को बनाने में। साथ में क्या करते हैं, प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाता है, किसी भी देश में बाढ़ आ गई, ठीक है, वहाँ पे जो लोकल लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, होमलेस हो गए हैं एकदम, उनके पेरेंट्स खो गए उस बाढ़ में, और जो पेरेंट्स हैं उनकी भी अनफॉर्चुनेटली डेथ वगैरह हो गई है, या फिर लोग एकदम से बह के इधर उधर उधर हो गए हैं, ना उनके पास घर है ना खाने के लिए। तो ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है ये इकट्ठी हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि इनको ह्यूमंस को क्या करना है, सर्वाइव करना है, ह्यूमन की प्रोटेक्शन करनी है, तो ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं। फिर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट के थ्रू उनके क्या करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है, खाना पहुंचा दिया, चाहे अपने लोग पहुंचा दिए। देखो ऐसी बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं छोटी मोटी की बात नहीं कर रही हूँ, उसके मेंबर्स होते हैं, पार्टिसिपेंट्स होते हैं, बाकायदा जैकेट वगैरह पहनते हैं, उनके लेबल लगे होते हैं। ठीक है, तो इस सारी चीज़ों में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, दूसरा जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो क्या करते हैं, शेप ग्लोबल नॉर्म्स, क्लाइमेट एजेंडा। देखो ग्लोबली जो नॉर्म्स हैं, या फिर जो भी आपने ग्लोबल नॉर्म्स का मतलब होता है, जैसे प्रेजेंट डे में क्लाइमेट एक एजेंडा बन गया है जो ग्लोबली सारी कंट्रीज रिस्पॉन्सिबल हैं। कोई एक कंट्री ऐसा नहीं है कि पूरे अर्थ के रिसोर्सेज को खा रही है और बाकी सारे सिर्फ देख रहे हैं। सारे ही सारी कंट्री क्या करें, एक्सप्लॉयटेशन करें हमारे इकोलॉगिज्म का, हमारे एनवायरनमेंट का, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, भाई सारे लोग लेंगे। तो ये जो ग्लोबल नॉर्म है, चाहे वो इनइक्वालिटी का हो गया कि जेंडर इनइक्वालिटी है, इक्वल पे नहीं है विमेंस को, और ये सारे में जो क्लाइमेट हमें देखना है, तो ये सारे एजेंडा को कौन उठाते हैं, ये नॉन स्टेट एक्टर्स ही उठाते हैं। ठीक है, साथ में चैलेंज स्टेट थ्रू टेररिज्म, साइबर वारफेयर, और ये क्या करते हैं, चैलेंज करते हैं स्टेट्स को, ये जो टेररिज्म है और साइबर वॉरफेयर है उससे। ठीक है, कभी कभी होता है, हमेशा ही नहीं होता है। एंड प्रमोट ट्रेड एंड इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, साथ में क्या करते हैं, ट्रेड को और इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को बहुत ज़्यादा
प्रमोट करते हैं। अब यहाँ के जो एनजीओज़ हैं, यहाँ के कॉरपोरेशन और नेटवर्क हैं, वो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लगे हुए हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन हो गया, इकोनॉमिक प्रॉफिट हो गया, ठीक है, ट्रेड हो गया। तो यही सारे थ्रू के क्या है, नॉन स्टेट एक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अब मैं अगर बात कर लूँ, चलो एक बहुत बड़ी मैं एमएनसी उठाना चाहूँगी, डोमिनोज उठा लेते हैं, ठीक है। अगर मान लो कल को यहाँ पे हमारे डोमिनोज आई थिंक वहाँ का है, अमेरिका का है, पता नहीं है मुझे, लेकिन हाँ मैं अमेरिका का गेस कर रही हूँ। तो अमेरिका का है डोमिनोज। अगर हमारे कल को बहुत ज़्यादा रिश्ते ख़राब हो गए अमेरिका से, मतलब बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गए, और डोमिनोज यहाँ से चला गया सोच के देखो भाई, डोमिनोज यहाँ से चला गया तो भाई एक पूरी इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा ले जाएगा डोमिनोज, पता है। मतलब इंडिया में कितने लोग इस पिज़्ज़ा को खाते हैं, हर दिन खाते हैं, कितना उनका करोड़ों का टर्नओवर है। और इससे क्या होगा कि जब हमारे इकोनॉमिक टाइज ख़राब हो जाएंगे दूसरी कंट्री से, तो क्या है, हमारी इकोनॉमी गड़बड़ा जाएगी। तो वो नॉन स्टेट एक्टर है ना, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी मान लिया, एक कॉरपोरेशन मान लिया, वो जो भी है नेटवर्क है, वो इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ है, ठीक है। और वो इंडिया की पॉलिटिक्स को शेप कर रहा है। भाई कैसे कर रहा है, अगर मान लो हम ही लोगों का दिमाग ख़राब हो गया, हम डोमिनोज के सपोर्ट में सड़क पे उतर आ गए, तो सरकार भाई क्या करेगी, उसको ये लगेगा देखो कितने गद्दार लोग हैं, हमारे ही मतलब कंट्री में रह रहे हैं और हम ही से बैर ले रहे हैं, ऊपर से डोमिनोज के लिए हमसे लड़ रहे हैं। बट इवेंचुअली हम देखें तो मुद्दा बस ऐसा ही है कि जो जितनी भी कंपनीज हो, बड़ी बड़ी कंपनीज की बात कर रही हूँ मैं, चाहे ये डोमिनोज की ले लो आप, और ये किसी की भी ले लो, KFC ले लो, मैकडोनाल्ड ले लो, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये भी बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती है एक कंट्री में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नॉन स्टेट एक्टर्स का रोल समझ में आ गया होगा, इंटरनेशनल रिलेशन में क्या रोल ये पोजेस करते हैं, ठीक है। दूसरा हम यहाँ पे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स। तो कौन कौन से टाइप के नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं। सबसे पहले होते हैं इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है जब बहुत सारे देशों की गवर्नमेंट मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या करती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं, उनको हम कहते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आते हैं क्रिएटेड बाय स्टेट थ्रू ट्रीटीज़। जो स्टेट्स होते हैं, स्टेट का मतलब हम पहले समझ चुके हैं, जितनी भी कंट्रीज़ होती हैं, इन सारे ऑर्गेनाइजेशन को पास आके बनाती हैं, चाहे ट्रीटीज़ के थ्रू, अलायंसेस के थ्रू, जैसे यूनाइटेड नेशन हो गया, EU हो गया, AU हो गया। देखो अगर मैं इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ तो ये सबसे टॉप पर हो गई, ठीक है, सबसे ऊपर हो गई, सबसे ऊपर, ठीक है। ये ऑफ कोर्स प्ले करती हैं रोल, लेकिन आप इंटर गवर्नमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो पूरी कंट्रीज़ के लिए रोल करती हैं, या फिर जितने भी मेंबर कंट्रीज़ उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, रह रहे हैं, उन सब के लिए क्या करती हैं, शेप करती हैं पॉलिसीज़ एंड डिसीजन मेकिंग को। दूसरे इंपॉर्टेंट हमारे पास आ जाते हैं एनजीओज। एनजीओज आपको पता होगा, नॉन प्रॉफिट ग्रुप विद ग्लोबल इन्फ्लुएंस। ऐसे ग्रुप्स की बात करते हैं जो नॉन प्रॉफिट ग्रुप होते हैं, ठीक है, और उनका ग्लोबली बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। चाहे आप रेड क्रॉस की बात कर लो, देखो मैंने यहाँ एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात की थी, ये ह्यूमंस के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो उनका जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है, ये भी अपनी रिपोर्ट्स निकालते हैं ह्यूमन कंडीशन को लेकर, ठीक है। और जो रेड क्रॉस है, इसके बारे में मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा है, बट मैं इसको देखूंगी, ग्लोबल इन्फ्लुएंस रहता है इसका, तो स्टिल पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो इंडिया में बहुत सारे छोटे मोटे एनजीओस हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा डिसीजन मेकिंग को शेप नहीं कर पाते हैं। एनजीओस कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, चिल्ड्रंस के लिए हो सकते हैं, ओल्ड एज पीपल के लिए हो सकते हैं, एनजीओस डिसेबल्ड लोगों के लिए हो सकते हैं, या फिर एनजीओस ऐसे होते हैं जो कि ह्यूमन के राइट्स के लिए आगे आते हैं, ठीक है। तो वो सारे लोग क्या करते हैं, एक काम करते हैं, लेकिन कुछ एनजीओस इतने ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं कि उनको ग्लोबल रिकग्निशन मिल जाता है, ठीक है। तीसरे जो इंपॉर्टेंट नॉन स्टेट एक्टर्स निकल कर आते हैं वो होते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज, ठीक है, जिसको MNCs या फिर TNCs कहते हैं, ठीक है। ये इकोनॉमिक जाइंट इन्फ्लुएंसिंग ग्लोबल ट्रेड एंड पॉलिटिक्स। ये देखो, ये जो कंपनीज हैं, MNCs की बात कर रही हूँ, इनका जो इन्फ्लुएंस होता है वो इतना बड़ा होता है, बहुत ही बड़ा होता है, और ये पूरे पृथ्वी पे जितना भी ग्लोबली ट्रेड हो रहा है उसको इन्फ्लुएंस करती हैं। साथ के साथ ये राजनीति को भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं, ठीक है। चाहे इसमें एप्पल की बात कर लो, टोयोटो की बात कर लो, ठीक है। यहाँ पे मैंने अभी आपको पिज़्ज़ा का बहुत अच्छा एग्जांपल दे दिया था, उससे बेटर क्या होगा, यहाँ से पिज़्ज़ा चला गया ना, तो समझ लो हमारे अमेरिका से ना रिश्ते ख़राब हो गए हैं। और भाई खाने की चीज़ तो हमें सबसे पहले ही मतलब चुभने लगेगी आंखों में कि वो कैसे चली गई, ठीक है। एप्पल का यहाँ पे एप्पल की सेल बंद हो जाए या फिर उसका स्टोर बंद हो जाए कम्प्लीटली, तो मतलब आप समझ लेना कि हमारी पॉलिटिक्स गड़बड़ा गई है, किसके साथ, USA के साथ, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ा, ये सबको सॉफ्ट पावर कह सकते हैं या फिर सॉफ्टली इन्फ्लुएंस करने वाली चीज़ें हैं, जो स्टिल बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती है हमारे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, ठीक है।
देन नेक्स्ट इसी डायरेक्शन में फिर आ जाते हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का भी बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे अगर नॉन स्टेट एक्टर्स की बात कर रही हूँ तो पॉजिटिवली आप चीज़ों को ले रहे हो, लेकिन आप नेगेटिवली ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि टेररिज्म एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के आता है जिसको हम सिक्योरिटी के सेक्शन में भी पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो नॉन स्टेट वायलेंट एक्टर्स होती हैं जो कि स्टेट के अथॉरिटी को बहुत ज़्यादा चैलेंज करती हैं। ठीक है, तो ये भी समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखो, अगर हमने हमारी पॉलिटिक्स बढ़िया चल रही है, ठीक है, कल को मान लो पाकिस्तान का कोई टेररिस्ट ग्रुप उठ के आ गया, उसने हमसे कुछ डिमांड कर ली हमारी, मान लो किसी को किडनैप कर लिया, नरेंद्र मोदी को किडनैप कर लिया, ठीक है, और उनकी डिमांड हो गई कि बहुत बड़े बड़े जो टेररिस्ट हमारी जेलों में बंद हैं उनको छोड़ दो, रिलीज़ कर दो, तो क्या है हमारी पॉलिटिक्स पे भी इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा और हमारी बाकी की चीज़ों पे भी इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। ठीक है, जो क्या कर रहा है, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहा है। ठीक है, फिफ्थ इसका बहुत बड़ा नॉन स्टेट एक्टर का जो पार्ट बन जाते हैं वो हैं ग्लोबल सोशल मूवमेंट। ठीक है, सोशल मूवमेंट का आप मतलब समझते होगे, जो सोसाइटी के मुद्दे हैं जब वो ऊपर आके उठते हैं और ग्लोबली एक एजेंडा बन के बाहर निकलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल सोशल मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, जिसमें चाहे क्लाइमेट एक्टिविज्म की बात कर लो, ह्यूमन राइट्स ग्रुप की बात कर लो, तो ये क्या है, ये सोसाइटल नॉर्म्स पे बेस्ड है या सोसाइटल मूवमेंट्स पे पूरे तरीके से शेप्ड होते हैं। ठीक है, तो इनका भी बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, क्लाइमेट एक्टिविज्म की अगर मैं बात करूँ तो देखो, आज पोल्यूशन दिल्ली में इतना फैल रहा है, तो अभी आपने देखा होगा दिल्ली में धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे लोग धरना दे रहे हैं कि फ्री करो इंडिया को, पॉल्यूशन फ्री करो। तो ये क्या है, ये एक्टिविस्ट है, क्लाइमेट एक्टिविस्ट है भाई। अगर हम सरकार को ऐसी ढील देते रहेंगे, छूट देते रहेंगे, वो कुछ नहीं करेगी पॉल्यूशन कम करने के लिए। पॉल्यूशन कम करना हमारी तो जिम्मेदारी थी ऑब्वियसली, लेकिन हम भूल चुके हैं कि हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो बस धरना देने पहुँच जाते हैं। ठीक है, लेकिन हमसे ज़्यादा सरकार की गलती है। एपिस्टेमिस्टिक कम्युनिटीज़ का मतलब क्या होता है, नेटवर्क ऑफ एक्सपर्ट शेपिंग ग्लोबल नॉर्म्स। देखो, कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स होते हैं इस दुनिया में बैठे हुए हैं जो क्या क्या है, पूरे दुनिया भर के ग्लोबल नॉर्म्स को क्या कर रहे हैं, शेप कर रहे हैं। अगर मैं आपको बात करूँ, फेमिनिज्म की बात करूँ, तो उसमें क्या है, बहुत सारे ऐसे अभी चल रहे हैं। अ, तो अगर मैं बात करूँ, जिस तरीके से कभी कभी ना बहुत सारे हैशटैग चल जाते हैं, मी टू जैसे चला था, और मान लो मैं चला दूँ कोई भी बढ़िया सा, मतलब इस पूरे वर्ल्ड को जोड़ने के लिए मैं चिल्ड्रंस के लिए चला दूँ, मतलब अ, मैं ऐसे ऐसे कोई ऐसा हैशटैग चलाऊं जिसमें क्या हो कि जितने भी चिल्ड्रंस हैं बिलो द एज ऑफ 14 उनको मोबाइल नहीं देना है। ठीक है, मैं ऐसा कोई एक मूवमेंट चला दूं, ऐसा कोई बहुत बड़ा आंदोलन कर दूं जो हर पेरेंट्स को यही सीख देता है कि 14 साल से कम उम्र के जितने भी बच्चे हैं आपको घर में, आपको ना हर हाल में सोशल मीडिया से क्या करना है, दूर रखना है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा ग्लोबल एजेंडा बन जाएगा बाद में। ठीक है, और हो सकता है कि बाद में जो सरकारें हों अपने अपने देशों की, उनको इतना ज़्यादा ये पसंद आए मेरा ये आइडिया कि वो अपने ही कंट्री में एक लॉ ला दें। ठीक है, ऐसा लॉ बना दें कि वो फिर इसको एकदम से पेपर पे लिख दें कि हाँ, 14 साल से कम बच्चों को सोशल मीडिया से कम्प्लीटली दूर रहना है और उनको अपनी ट्रेडिशनल स्टडी करनी है, बुक पेन वाली। ठीक है, तो ये हाँ मैंने सोचा था, बढ़िया सोचा था। खैर, तो ऐसा जो ग्लोबल नॉर्म्स हैं उनको शेप करने में जो एपिमिस्टिक कम्युनिटीज़ होती हैं, एपिस्टेमिक, या वो क्या करती हैं, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रखती हैं। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट नॉन स्टेट एक्टर्स एंड आई होप आपको नॉन स्टेट एक्टर्स का रोल समझ में आ गया होगा, मतलब समझ में आ गया होगा, और ये कौन कौन होते हैं, कैसे कैसे वर्क करते हैं, ये चीज़ भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। देन मूविंग अहेड हम पढ़ने वाले हैं पावर के बारे में। ठीक है, पावर का क्या मतलब है इंटरनेशनल रिलेशन में, और इसका मीनिंग कितना एक्सपेंडेड हो गया आज प्रेजेंट डे में, वो सारी चीज़ें हम समझेंगे। तो यहाँ पावर का मतलब है एबिलिटी ऑफ एन एक्टर टू इन्फ्लुएंस और कंट्रोल अदर्स। ऐसी एबिलिटी की हम बात करते हैं किसी भी एक एक्टर की जो क्या है, दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सके या फिर उन्हें कंट्रोल कर सके, तो वही तो पावरफुल है। ठीक है, अगर हम दूसरे थिंकर के बारे में सोचें, मतलब समझें, जैसे मॉर्गन थाउनर रियलिज्म के एक बहुत बड़े थिंकर हैं, तो उन्होंने पावर को कैसे डिफाइन किया है, देन स्टेट्स दैट द पॉलिटिक्स इज अ स्ट्रगल फॉर द पावर। उनका मानना है जो राजनीति होती है, जो पॉलिटिक्स है, वो और कुछ नहीं है, एक स्ट्रगल है, किसके लिए, पावर के लिए। लोग सिर्फ और सिर्फ पावर के लिए क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। सच बात है, हम पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए, और अल्टीमेटली हमें पावर तो मिल जाएगी, पावर ऑफ मनी मिल जाएगी। ठीक है, पावर ऑफ प्रेस्टीज मिल जाएगी, यही सब तो हमारा गोल है। हमारे गोल काफ़ी छोटे होते हैं लेकिन पॉलिटिक्स वालों के गोल बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, एंड द सर्वाइवल इज़ द प्राइमरी गोल। और जो मॉर्गन था वो कहते हैं कि सर्वाइवल है वो क्या है, इंसान का प्राइमरी गोल होता है। ठीक है, यहाँ सर्वाइवल का मतलब सिर्फ जीना जीना नहीं है,
एक सर्वाइवल, एक फाइट की तरह लेते हैं, ठीक है। हमें मतलब फाइट, हम कांस्टेंट फाइट में, कांस्टेंट फियर में इस वर्ल्ड में, ये समझ लो। मुझे कांस्टेंट फियर ये है कहीं मैं लाइफ में फेल ना हो जाऊं, मैं एकदम लूज़र ना बन जाऊं, ठीक है। और कांस्टेंट फियर में ये रहने से ही हम क्या करते हैं, एक फाइट को जनरेट करते हैं, ठीक है, जो कॉन्स्टेंटली हमारी लाइफ को शेप करती रहती है। अगर कल को मेरी नौकरी लगी तो आपको क्या लगता है, मेरा जो फियर है वो कम हो जाएगा? नहीं, मैं कोई नया फियर पाल लूंगी अपनी लाइफ में, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग सोचूंगी, काम करूँगी, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पावर के बारे में, पावर कितने टाइप की होती है और हम उसको किस तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। देन इसमें हार्ड पावर, जो हार्ड पावर को कैसे, ये सब टर्म्स आते हैं एग्जाम में, ये बढ़िया तरीके से पढ़ लेना बेटा। मतलब ये नहीं है कि तुम बस ऊपर ऊपर से देख के निकल जा रहे हो, नहीं, ये हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर कैसे कहते हैं, ठीक है, ये सब पढ़ना है आपको। तो देखो, हार्ड पावर जो होती है वो मिलिट्री स्ट्रेंथ को कहती है। हार्ड पावर ये ट्रेडिशनल पावर के कॉन्सेप्ट में आ जाती है, जिस तरीके से हम कहते हैं जिसकी मिलिट्री जितनी ज़्यादा होगी, जितनी पावरफुल होगी, वही सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा, ठीक है। तो जिसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ सबसे ऊपर है, इकोनॉमिक सैंक्शन जिसके सबसे ऊपर है, कोअर्शन की पावर सबसे ऊपर है, वो क्या है, हार्ड पावर है, ठीक है। कोअर्शन का मतलब है, अगर कल को यूएसए ने सोच लिया कि पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरना है, भाई चुटकियों में घेर लेगा, ठीक है, उसको 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे और पूरे पूरा पाकिस्तान को वो सराउंड कर लेगा, ठीक है, मतलब अपनी तोप वो गोला बारूद से इसको घेर लेगा, ठीक है। ये है उसकी पावर, इसको कहते हैं मिलिट्री पावर, ठीक है, कोअर्शन की पावर। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है इसमें सॉफ्ट पावर का, जिसको जोसेफ नायर ने दिया है, ये याद रखना सॉफ्ट पावर का किसका कॉन्सेप्ट है। इसमें कहते हैं कल्चरल इन्फ्लुएंस का, आइडियोलॉजी का और डिप्लोमेसी एंड वैल्यूज़ का जो पावर होती है उसको हम कहते हैं सॉफ्ट पावर। देखो, सिंस हमारे पास बहुत सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो पीस को प्रमोट करते हैं, स्टेबिलिटी को प्रमोट करते हैं, बट स्टिल जितने भी नेशन है वो बहुत ज़्यादा आइडियोलॉजिकल वॉर में चल रहे हैं, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो हमारा किसी के साथ वॉर नहीं है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। हमारा आइडियोलॉजिकल वॉर चल रहा है, कॉन्स्टेंट चल रहा है। आप अगर सोशल मीडिया थोड़ी देर स्क्रॉल कर लो ना, तो लोग अपने अपने नैरेटिव्स दे रहे हैं, अपने अपने थॉट दे रहे हैं, ठीक है। वो लड़ाई लड़ रहे हैं किसके, विचारों की, ठीक है। औरतें अलग लड़ाई लड़ रही हैं अपने विचारों की, आदमी अलग लड़ रहे हैं, वो ट्रेडिशन पे बहुत ज़्यादा फॉलो करने की बोल रहे हैं, नॉर्म्स पे जाओ, वैल्यूज़ पे जाओ, ठीक है। यहीं वीमेंस है वो इक्वालिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही हैं, एंड वो अपने सर्वाइवल के लिए भी लड़ रही हैं। तो ये सॉफ्ट पावर का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। साथ में सॉफ्ट पावर से क्या है, देखो, अगर मैं बात करूँ सॉफ्ट पावर की, तो आज हम ना पूरी तरीके से स्लेव हो चुके हैं जो डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है। हमने बनाया क्या है, हमने कुछ नहीं बनाया, ठीक है। आप अगर अपने सामने आपको जो भी दिख रहा है, आपको लैपटॉप दिख रहा है, ये पेन टैब है मेरे हाथ में, ये माइक है, ये सब कुछ हमें किसने दिया है, डेवलप्ड कंट्री ने दिया है, ठीक है। तो हम उसके कॉन्स्टेंट इन्फ्लुएंस हैं, कांस्टेंट हम उसके इन्फ्लुएंस में इसलिए हैं क्योंकि मुझे एक डर है कहीं मुझसे सारी चीज़ें छिन न जाएं, ठीक है। तो उन लोगों ने हमें इतना ज़्यादा जटिल मानसिकता से भी गुलाम बना रखा है कि हम इन सब चीज़ों को छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं सॉफ्ट पावर के टैक्टिक्स। तो ये चीज़ें क्या है, ये चीज़ें हमें हार्म नहीं करती हैं, ये मुझे कोई हार्म नहीं कर रही है। ये लैपटॉप किसी ने मुझे बेच दिया, मैं यूज़ कर रही हूँ, मुझे हार्म नहीं कर रही है, लेकिन मैं इस लैपटॉप की कंप्लीटली गुलाम हो चुकी हूँ, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली क्या कर रही है, उन लोगों को फ़ायदा पहुँचा रही है जो इसके गुलाम बन चुके हैं और रेट रेस में भागते जा रहे हैं, ठीक है। तो जो आइडियोलॉजिकल वॉर होता है, डिप्लोमेटिक वॉर्स होते हैं, वो सॉफ्ट पावर के बहुत बड़े क्या बन जाते हैं, आइडियाज़ बन जाते हैं, ठीक है। अगर कल को डिप्लोमेटिकली एक बहुत बड़ी मीटिंग होती है और जो चाइना है और वो यूएसए हैं, वो ये कह देते हैं कि जितने भी नेशंस हैं उन सबको अपने अपने हथियार ना डिस्ट्रॉय करने होंगे और हम भी डिस्ट्रॉय करेंगे। तो आधे से ज़्यादा नेशन इस बात पे क्या कर जाएंगे, एग्री कर जाएंगे, क्योंकि उन लोगों ने खुद बोला है कि वो भी अपने वेपन्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए मान गए हैं। तो उनका इतना बोलबाला है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कि बाकी जो छोटी मोटी कंट्रीज़ हैं उनको माननी ही पड़ेगी बात, ठीक है। तो ये होती है सॉफ्ट पावर, किसी से अपनी बात मनवा लेना, डिप्लोमेटिकली किसी को सरेंडर कर देना, किसी की वैल्यूज़ को खुद में बहुत ज़्यादा क्या करना, कल्चरली एम्बेड कर लेना, ठीक है। तो ये होते हैं सॉफ्ट पावर के सारे टैक्टिक्स। तीसरा इसमें आ जाता है स्मार्ट पावर। स्मार्ट पावर उसे कहते हैं जिसमें कॉम्बिनेशन होता है हार्ड पावर का एंड सॉफ्ट पावर का। तो इसका बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा यूएसए, ठीक है। उसके पास बहुत बड़ी एक हार्ड पावर भी है और सॉफ्ट पावर दोनों है, ठीक है। हार्ड पावर ऐसे है कि वो भाई पूरे देश दुनिया को मिलिटरीली डरा के रखा है, ठीक है। अभी भी अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ, तो भाई अभी भी यूएस से हम सबसे बहुत आगे है, ठीक है, चाइना से भी आगे। हाँ, चाइना उसको टेक ओवर कर लेगा लेकिन अभी तो नहीं किया है। तो स्मार्ट पावर में कौन आ जाएगा, यूएसए, बिल्कुल यूएसए आ जाएगा, ठीक है। फिर आता है स्ट्रक्चरल पावर। स्ट्रक्चरल पावर में एबिलिटी टू शेप ग्लोबल स्ट्रक्चर, नॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशन। ये जो तीन मैं बात कर रही हूँ ना, स्मार्ट पावर, स्ट्रक्चरल पावर, रिलेशनल पावर, ये सब ये बहुत ज़्यादा किसके
किससे मिलते जुलते हैं, सारे यूएसए और डेवलप्ड कंट्रीज से मिलते हैं, ठीक है। तो देखो जो ग्लोबल स्ट्रक्चर है, ग्लोबल नॉर्म्स और इंस्टीट्यूशन है, उनको जो शेप करने की जितना भी पावर रखते हैं कंट्रीज, उनको हम स्ट्रक्चरल पावर करते हैं, ठीक है। चाहे अपने वोट से, चाहे कैसे भी, तो वो लोग क्या कहते हैं, इस पूरे वर्ल्ड का या फिर इस ग्लोबल इंस्टीट्यूशन का स्ट्रक्चर बदलने की पावर रखते हैं, इसको स्ट्रक्चरल पावर कहते हैं। फिफ्थ इज द रिलेशनल पावर, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस स्पेसिफिक एक्टर्स। इनके पास ये एबिलिटी होती है कि जितने भी स्पेसिफिक एक्टर्स हैं ग्लोबल वर्ल्ड में या फिर ग्लोबली, वो उनको क्या कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक है। उनकी नीतियाँ बदल सकते हैं, उनकी सोच बदल सकती हैं और उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ नेशनल पावर। तो किसी भी कंट्री के पास अगर बहुत ज़्यादा पावर है तो वो पावर कैसी है, कहाँ से आ रही है, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी की बात करेंगे, तो मिलिटरीली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, उसके पास बहुत बड़ी मिलिट्री होगी, बहुत सारे सोल्जर्स होंगे, सोल्जर्स के पास बहुत अच्छी यूनिफॉर्म होगी, उनके पास हर चीज़ें बहुत अच्छी वेल मैनर्ड होंगी और बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी होंगी। तो ये मिलिटरीली कैपेबिलिटी जो होती है वो सबसे ऊपर होती है, क्योंकि हम अल्टीमेटली लड़ते कैसे हैं, मिलिटरीली लड़ते हैं, ठीक है। हम अपनी मिलिट्री को क्या करते हैं, सशक्त बनाते हैं, उसको स्ट्रांग बनाते हैं, ताकि किसी भी वॉर में, किसी भी बैटल में हम हमेशा क्या रहें, जीत सकें, ठीक है। दूसरा है इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, किसके पास कितनी बड़ी इकोनॉमी है, कितना बहुत बड़ा पैसा है, ठीक है, क्योंकि वो ग्लोबल मार्केट को क्या कर सके, इन्फ्लुएंस कर सके। तीसरा है पॉपुलेशन साइज एंड स्किल्स, जिसके पास पॉपुलेशन साइज है और स्किल्स है। इंडिया अगर जाना जाता है तो मेरे ख्याल से पॉपुलेशन के लिए भी जाना जाता है, जो उसको बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती है इंटरनेशनली और ग्लोबली, ठीक है। एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, वो पॉलिटिकली कितना स्टेबल है, वहाँ की सरकार है, वो ऐसा तो नहीं है कि कहीं भी मतलब वहाँ पे मिलिट्री रूल लग जा रहा है, कहीं इमरजेंसी लग जा रही है, ऐसा कुछ तो नहीं है, ठीक है। पॉलिटिकली वो स्टेबल होना चाहिए। साथ में स्ट्रेटेजिक जोग्राफिकल लोकेशन होना चाहिए, पर्टिकुलर लोकेशन पे वो कंट्री आने चाहिए और लोगों की उस लोकेशन पे हर किसी की नज़र हो, ठीक है। जैसे मैं इंडिया की बात कर लूँ, चाइना की बात कर लूँ, ठीक है। ये जो चाइना के नीचे कंट्रीज़ है, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, ये सारी कंट्रीज़ क्या है, स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है और बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से बहुत बड़ा ट्रेड रूट होकर गुजरता है, ठीक है। तो इसलिए भी इन कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा माना जाता है, ठीक है, और इनका बोलबाला भी है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। नेक्स्ट इसमें होता है टेक्नोलॉजिकल एंड साइबर कैपेबिलिटी, वो टेक्नोलॉजिकली कितना आगे है और उसकी साइबर कैपेबिलिटीज़ कितनी ज़्यादा हैं, तो उस बेसिस पे भी हम नेशन की पावर को क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है फॉरेन पॉलिसी और इसके अलाइंसेस किसके साथ है, ठीक है। उसकी फॉरेन पॉलिसी पीस, डिप्लोमेटिक रिलेशंस को क्या करती है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है और उसको बहुत ज़्यादा क्या करती है, प्रमोट करती है। साथ में उसके अलाइंसेस किस किस नेशन के साथ है ये भी डिसाइड करता है। अगर हमने चुटकी मुटकी से दोस्त बना लिए तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हमारा वो बोलवाला नहीं होगा जो हमारा प्रेजेंट डे है, क्योंकि हमारे दोस्त फिलहाल में रशिया है, यूएसए है, चाइना भी, मतलब चाइना कांस्टेंट हमारे वॉर में रहता है, बट हाँ हमारे ट्रेड तो होता है भाई, 100 बिलियन हमारी कुछ उसके साथ ट्रेड रिलेशन है चाइना के साथ, तो उसको भी नहीं भूलना चाहिए। साथ में और भी सारी चीज़ें जो क्या करती हैं, हमारे रिलेशंस को डिफाइन करती हैं, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल कंट्रीज़ हैं उनके साथ, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम पढ़ेंगे सोवरेनिटी को एक्सपेंडेड डेफिनेशन। तो जियो बोडेन है, वो कहते हैं सोवरेनिटी इज एब्सोल्यूट एंड परपेचुअल पावर, ठीक है। तो उनका मानना है कि जो सोवरेनिटी होती है एक नेशन की, वो कैसी होती है, एब्सोल्यूट होती है, उसके ऊपर कोई नहीं होता है, और परपेचुअल पावर होती है, मतलब उनके आंतरिक मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, वो किस नेशन के साथ जा रहे हैं, ट्रीटी कर रहे हैं, वो सब चीज़ें हम क्या डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें दो मेजर डायमेंशन आ जाते हैं, इंटरनल सोवरेनिटी एंड एक्सटर्नल सोवरेनिटी। इंटरनल सोवरेनिटी की अगर मैं बात करूं तो उस टेरिटरी में और उस टेरिटरी के बीच में रहने वाले जितने भी पीपल हैं, लोग हैं, उनके ऊपर जो सबसे सुप्रीम अथॉरिटी होती है वो किसकी होती है, स्टेट की होती है, वहाँ की सरकार की होती है। एक्सटर्नल सोवरेनिटी की अगर मैं बात करूँ, देन द फ्रीडम फ्रॉम फॉरेन डोमिनेशन, ऐसी फ्रीडम, ऐसी लिबर्टी जो फॉरेन डोमिनेशन से क्या हो, बिल्कुल फ्री हो, ठीक है। कोई बाहर की कंट्री आकर उसको नहीं बताएगी उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब किस पे डिपेंड करेगा, उनकी खुद की पॉलिसीज़ पे डिपेंड करेगा, ठीक है, उनके खुद के बिहेवियर पे डिपेंड करेगा। इस बिहेवियर में स्टेट का बिहेवियर बता रही हूँ, ठीक है, इंडिविजुअल बिहेवियर नहीं बता रही हूँ। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ सोवरेनिटी। सोवरेनिटी के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं उनको भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
नेक्स्ट यहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे कंपोनेंट ऑफ सोवरेनिटी के। सोवरेनिटी के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले होता है लीगल सुप्रीम अथॉरिटी। उनके पास क्या है, सबसे ऊंची उन्हीं के पास अथॉरिटी है। उनके इंटरनल एक्सटर्नल मामले में कोई नहीं बोलेगा, और ये लीगैलिटी मतलब लीगल सिस्टम के थ्रू उनको क्या है, प्रोवाइड है। दूसरा है मोनोपोली ओवर कोहर्सिव फोर्स। तो जो कोहर्सिव फोर्स है उनके ऊपर स्टेट की क्या होती है, मोनोपोली होती है। टेरिटरी के ऊपर क्या होती है, स्टेट का कंट्रोल होता है। एंड द रिकॉग्निशन बाय अदर स्टेट, और जो अदर स्टेट है वो उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इंडिया एकदम बहुत ज़्यादा कोने में घुस गया है और उसने अपने आप को इतना कॉन्ट्राडिक्ट कर लिया है कि वो अपने आप में ही रह रहा है। मतलब उसको, जैसे नॉर्थ अमेरिका हो गया बेस्ट एग्जांपल। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका की सॉरी नॉर्थ कोरिया, हाँ, उसको बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है। पता नहीं उसने अपने देश में क्या भसड़ मचा रखी है, सब जानते हैं। उसको अदर स्टेट रिकॉग्नाइज तो करते हैं, वो कंट्री है, लेकिन वो कभी भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करती है। वो कंट्री इंटरनेशनली बाहर निकल कर नहीं आती है और दूसरे भी कंट्रीज़ को नहीं बताती है हमारे देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, किम जोंग उन का तो भाई अलग ही दुनिया चल रही है। साथ में जो इंडिपेंडेंस ऑफ फॉरेन पॉलिसी, और ऐसे नेशंस की क्या होती है, इंडिपेंडेंस फॉरेन पॉलिसी होती है। वो जिसका मन करता है उसके साथ ट्रीटी साइन करते हैं, जहाँ मन करता है वहाँ घूमते हैं। अब आप नरेंद्र मोदी को ही देख लो ना, जहाँ मन करता है वहाँ घूमते हैं, जिस देश में जाते हैं वहाँ से टाइटल लेकर आ जाते हैं, गिफ्ट्स भर भर के लेकर आते हैं। तो हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की ही वजह से है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे चैलेंजेस टू सोवरेनिटी इन 21st सेंचुरी। तो ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो हमें देखने को मिलते हैं हमारी संप्रभुता को। ठीक है, अगर हम सोवरेनिटी की बात करूँ तो संप्रभुता कहते हैं 21वीं शताब्दी में। तो सबसे ग्लोबलाइजेशन इसका बहुत बड़ा चैलेंज है। जितना हमें फ़ायदा ग्लोबलाइजेशन से है उतना हमें डरना भी है ग्लोबलाइजेशन से। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, इंक्रीज इकोनॉमिक एंड कल्चरल इंडिपेंडेंस। हमें पता है पूरी हमारी जो कल्चरल डिपेंडेंस है दूसरे कंट्रीज़ पर बढ़ती चली जा रही है। हम सेल्फ सफिशिएंट होने के बाद में सोच ही नहीं रहे हैं, हम कोई चीज़ खुद नहीं बना रहे हैं। कल को अगर उनने सब कुछ बंद कर दिया, पूरा ट्रेड बंद कर दिया, तो हम मर जाएंगे। ठीक है, हमारे पास ना सोर्सेज हैं, हमारे पास खुद का इंटरनेट नहीं है, हमारे पास खुद का कोई बहुत बड़ा सैटेलाइट वो नहीं है, मतलब पूरी तरीके से हमारा नहीं हो। ठीक है, किसी न किसी नेशन का कंट्रीब्यूशन है उसमें, और हमारे पास पूरी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है बढ़िया तरीके से जो हमारा है, क्योंकि हम फोकस ही नहीं करते इन चीज़ों में, पता नहीं हम कहाँ लगे हुए हैं। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन एक बहुत बड़ा मेजर चैलेंज भी हमारे पास, जितना हेल्पफुल है उतना ही ज़्यादा हमारे लिए हार्मफुल भी है। ठीक है, हमारा डाटा आराम से लीक हो जाता है क्योंकि फॉरेन कंट्रीज़ का नेट है, फॉरेन कंट्री की सिम है, फॉरेन कंट्री का ही सब क्या है, पूरा साइबर सिक्योरिटी का सिस्टम है, हमसे ही बड़ा। कल को जो भी ऐप्स होते हैं हम डाउनलोड कर लेते हैं, क्या पता वो ऐप्स के थ्रू हमारी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ जा रही है। तो जो ऐप मैंने डाउनलोड किया जो कि दूसरे देश में बना है, तो ये ग्लोबलाइजेशन का क्या है, एक मेजर फैक्टर है। ठीक है, दूसरा है ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन एंड ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन एंड ये क्या है, R2P लिमिट स्टेट अथॉरिटी। ठीक है, रीजन टू पीपल है शायद। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्टेट की जो ऑटोनॉमी है उसको क्या करता है, लिमिट करता है। ठीक है, क्योंकि आप देखो कॉन्स्टेंटली क्या हो, बड़े बड़े नेशंस के फेवर में हो। ठीक है, बड़े बड़े नेशंस के साथ में ट्रीटी कर रखी है, कॉमनवेल्थ कर रखी है, साइन कर रखे हैं, अलायंसेस साइन कर रखे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी जो स्टेट की अथॉरिटी है वो थोड़ी लिमिट हो जाती है। ठीक है, आप कॉन्स्टेंटली उसको अनलिमिटेड अथॉरिटी नहीं बोल सकते, एब्सोल्यूट अथॉरिटी नहीं बोल सकते। हाँ, वो एब्सोल्यूट होते हैं, अपने डिसीजंस में होते हैं, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं हम फिर भी लिमिटेड कंडीशन में रह रहे हैं। ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है टेररिज्म का एंड नॉन स्टेट एक्टर वायलेंस का। जो टेररिज्म है वो बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, और नॉन स्टेट एक्टर्स जो भी वायलेंस फैलाते हैं उससे क्या है, स्टेट की मोनोपोली और स्टेट की अथॉरिटी को बहुत ज़्यादा वीक करते हैं, उसकी पावर को। क्लाइमेट चेंज अगेन एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है, जो कि नेशनल बॉर्डर इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर कल को मान लो पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा अपने यहाँ पॉल्यूशन करना शुरू किया, बहुत 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 बड़े पैमाने पर, और सारा पॉल्यूशन जो विंड के थ्रू हमारे इंडिया में एंटर कर रहा है, तो ये क्या है, ये मतलब हमारे लिए बहुत बड़ा क्या बन जाएगा, एनवायरमेंटल डैमेज बन जाएगा, और हमें मिलके इसका सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर पाकिस्तान पे भी दबाव पड़ेगा। ठीक है, बड़ी बड़ी नेशंस का, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन पर हम पे भी दबाव पड़ेगा कि तुम भी अपना जो एयर स्पेस है वो क्लीन करो। तो ये क्लाइमेट चेंज अगेन हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। साथ में क्या है, साइबर थ्रेट, जो अटैक्स होते हैं अक्रॉस बॉर्डर, मतलब जो बाहर के नेशंस हैं वो वहाँ पे साइबर सिक्योरिटी है अपनी, चलो सिक्योरिटी अलग है, लेकिन जो साइबर अटैकर्स बैठे हुए हैं वो हुडी पहन के एकदम से टोपा लगा के और मस्त हैक कर रहे हैं, फ़ोन वोन हैक कर रहे हैं, पता नहीं करोड़ों रुपया मासूमों से लूट रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा थ्रेट बन जाता है हमारी सोवरेनिटी को। ठीक है, सुप्रा नेशनल इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात करूँ, EU हो गया, WTO, ये पता है रूल्स मतलब इम्पोज करते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम्हें छोड़ रखा है, तुम्हारा जो मन करे वो करे, नहीं, इनके रूल्स मानोगे तभी इनके सारे ऑर्गेनाइजेशन में रहो। तो ये सोवरेनिटी के लिए एक चैलेंज है, तुम्हें मज़ा मारना है लेकिन थोड़े लिमिट में। ठीक है, सो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। 35 मिनट हो गए होंगे, ज़्यादा उससे ज़्यादा भी हो गए, मैं बहुत देर से बोल रही हूँ, मैं भी थक गई बोलते बोलते।
तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी और समझ लोगे। ये ढंग से पढ़ लेना भाई, सारे क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ठीक है, पूरे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कुछ भी छोड़ने जैसा नहीं है। सोवरेनिटी को अच्छे से पढ़ लेना, पावर की कॉन्सेप्ट को पढ़ लेना, नॉन स्टेट एक्टर्स के काम वाम पढ़ लेना ढंग से, इसके नोट्स बना लेना, शॉर्ट नोट्स बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो और अच्छे रहो, खाते पीते रहो, सर्दी आ गई गाजर का हलवा खाओ और मस्त पढ़ाई करो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो रिलेटेड देन प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कर देना। और भाई और मैं क्या बोलूँ, मज़े करना। चलो ठीक है, बाय।